तो ठीक है। तो कल उस दिन हम लोगों ने शायद ये पेज दिया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। हाँ ये बता चुके। क्वेश्चन नंबर 10 हम बता चुके हैं। इस पहले एक कोई क्वेश्चन था जो उस दिन नहीं बताया है। वो मैं देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन छूट रहा है। ये वाला। ये क्वेश्चन। हाँ सर, एमएस लिमिटेड। हाँ तो इसको हम लोग लिख के बनाए। मतलब ऐसे बुक पर नहीं समझना। ओके। तो बुक मेरे पास है। क्या आपके पास है क्या बुक? हाँ सामने। खरीद लिया बुक? नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, इंस्टीट्यूट वाला है। अरे जो इंस्टीट्यूट वाला तो मैं एडवाइस दे रहा हूँ। हाँ, ले लेते हैं। इंस्टीट्यूट वाला कोई खास काम का है नहीं। तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी है? सॉफ्ट कॉपी है, आपने अभी भेजा हुआ है ना, भेजा है काली ना? पेन वाला। तो उसको खोलिए। हाँ क्योंकि मैं ये हटाऊंगा, स्क्रीन लाऊंगा सामने। ठीक है सर, 1 मिनट, इसको ही फोटो ले लेता हूँ। हाँ। हाँ ठीक है सर। फोटो खींच लिया? हाँ खींच लिया। अच्छा तो इसको हम लोग बताएंगे क्योंकि वहां पे इतना जगह बचेगा नहीं जिसको बताया जा सके। हाँ हाँ। ये क्वेश्चन है कि एक मशीन खरीदता है। तो ये क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन 8। पेज नंबर 6.73 ऑफ सीए स्टडी में। 100 लाख का मशीन खरीदे है। हाँ सर। एस्टिमेट यूजफुल लाइफ 10 साल है। 6 साल के बाद एक मेजर कंपोनेंट को रिप्लेसमेंट करने की जरूरत। एज फर्दर मेंटेनेंस इज अन इकोनॉमिक। रिपेयरिंग कराने से फायदा नहीं है, उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। रिमाइंडर ऑफ द मशीन इज परफेक्ट। बाकी मशीन जो है परफेक्ट है। और वह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले 4 इयर्स तक चलेगा। तो 6 साल बाद और आगे 4 साल चलेगा तो ठीक है ना। साल के शुरू में ही हमने 10 साल तक सोचा था तो 10 साल ही चलेगी। यस सर। द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन जो है 45 लाख। डिस्काउंट रेट 5% है। एनालाइज वेदर द कॉस्ट ऑफ न्यू टर्बाइन कैन बी रिकॉग्नाइज एज एन एसेट एंड इफ यस देन अप्लाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेवेंट टू इट। तो भाई कहता है कि इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नहीं एसेट्स। तो 45 लाख का हम रिप्लेसमेंट कर। तो इसको एसेट्स में रिकॉर्ड रिकॉग्नाइज किया जा सकता है क्योंकि यह इकोनॉमिक बेनिफिट आपको दे। यह आपके प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। प्रोडक्शन से माल बनेगा, माल को बेचेंगे फिर पैसा आएगा, प्रॉफिट हो। तो इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक बेनिफिट एंड दिस कॉस्ट इज मेजरेबल। आप निकाल भी सकते हैं। तो इसलिए इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन एज एन एसेट। अब हाँ सर। देखिए यहां से चले थे। यहाँ पे 100 लाख की मशीन खरीदा। फर्स्ट ईयर हुआ। सेकेंड ईयर आया। थर्ड ईयर आया। फोर्थ ईयर
फिफ्थ ईयर और सिक्स। अब इसके दो हिस्से हैं, यस सर। मशीन के दो हिस्से। यहाँ पर एक हिस्सा, एक पार्ट को चेंज करने की जरूरत है, और यहाँ की कॉस्ट 45 लाख। 6 साल बाद उसकी कॉस्ट 45। तो 6 साल यहाँ किसकी क्या कॉस्ट रही हो, ये जानना है। इस 45 लाख 6 साल बाद अगर कॉस्ट है, तो जब 100 लाख में हमने खरीदा था, उसमें 45 लाख वाली का हाँ क्या सर। कॉस्ट है, ये पता करना। डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 5%। डिस्काउंट रेट 5% दिया। तो पीबी फैक्टर निकालते हैं @5%। तो मेरे पास, आप कैलकुलेट मत करो, आप सिर्फ समझिए। हाँ आप सिर्फ समझिए, रिकॉर्डिंग भेज हाँ दो। हाँ, साइड में रख दिया कैलसिक। हाँ, तो 1 साल के अंत में 952 आ रहे हैं, अगर 5% की दर से करें। दूसरे साल के अंत में पर पीबी फैक्टर 907। तीसरे साल में 8638 है। चौथे साल में 822 है। पांचवें साल में 7835। और सिक्स में 7462। ये पीवी फैक्टर है, फर्स्ट ईयर के अंत में, सेकेंड ईयर के अंत में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल के अंत में ये पीवी फैक्टर कहां पर हम निकाल रहे हैं, जीरो, जीरो ईयर। हाँ सर। यहाँ पे ये पीवी फैक्टर, यहाँ पे हम निकाल कि 1 रुपया 1 साल के अंत में अगर मिलता है, तो जीरो यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है, प्रेजेंट वैल्यू 9.5। दूसरे साल के अंत में यदि 1 रुपया मिलता है, तो प्रेजेंट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू 9.0। तीसरे साल के अंत में यदि 1 रुपया मिलता है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू अभी यहाँ पे 86 पैसा है। और उसी तरह से यदि चौथे साल के अंत में 1 रुपया मिलता है, तो यहाँ पर आज के रेट में 82 पैसा कीमत। और पांचवें साल के अंत में अगर 1 रुपया मिलता है, तो अभी अभी जब 100 लाख हम खरीदे थे, उस दिन उसकी कीमत प्रेजेंट वैल्यू 785। और अगर छठे साल के अंत में 1 रुपया मिलेगा, तो 6 साल पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू 746। तो 45 लाख रुपया यदि हमें छठे साल में खर्च करना पड़ रहा है, तो जिस दिन 100 लाख का हम खरीदे हैं, उस दिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो। अगर 1 रुपया का 7.4 है, तो 2 पैसे का डबल हो जाए, 3 पैसे का 3 गुना हो जाए। इसलिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कॉस्ट बिफोर 6th ईयर, बिफोर 6 ईयर। तो छठे साल के अंत में 1 रुपया मिलेगा, तो आज उसकी कीमत 74 पैसा है। 2 रुपया मिलेगा तो डबल, तो हाँ सर। 45। हम ये कहेंगे 1 रुपया मिलता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी है। 2 रुपया मिलता है तो प्रेजेंट वैल्यू डबल हो जाएगा। और अगर 45 लाख मिलता है, 45 लाख में हम खरीदना पड़ता है, तो जिस दिन हम 100 लाख वाली, या 6 साल पहले उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू रही होगी, इसको हम ऐसे निकाल सकते। तो ये आ रहा है
33 लाख 57। ये अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 33,57,857 उसका दाम है जो कि हम रिप्लेस किए। बाकी का दाम जो है 100 अच्छा लाख में इसको माइनस कर, तो बाकी ही वाला हिस्से का दाम आपको पता चलता है, क्योंकि टोटल का दाम 100 लाख है। ये 644214 बात समझ रहे हैं? तो ये यस हमने सर। दो हिस्सों में निकाल दिया कि भाई जो रिप्लेसमेंट हो रहा है उसकी उस दिन वैल्यू जिस दिन खरीदे थे 100 लाख, और बाकी का ये दोनों को जोड़ेंगे तो उतना आ जाए। ये बात हाँ सर। आपको समझ में आया क्या? ये बात समझ में आया यस क्या? सर। आ गया। ठीक। अब हम डेप्रिसिएटेड वैल्यू निकालें। देखिए 6442,142 डिवाइड बाय 10 साल। हम डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, डेप्रिसिएशन फॉर 6 ईयर टोटल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड टोटल। अब ये 10 साल लाइफ है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का, तो 6 साल का डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन जो है 39,85,285, ये टोटल डेप्रिसिएशन। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है फॉर 6 ईयर्स, उसके लिए जो पार्ट को रिप्लेसमेंट फॉर 6 ईयर विच इज रिप्लेस्ड, जिसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिप्लेस करने वाले को हमने खरीदा इतने में, और ये 10 साल लाइफ, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन पता चलेगा। हाँ सर। 6 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 साल का आ 6 साल जाएगा। का टोटल डेप्रिसिएशन पता चलेगा। ये 20 लाख वन 20 सेवन वन। 14,740। अब उस दिन उसकी वैल्यू निकाल ये लीजिए। पॉइंट 2 आएगा ना? पॉइंट को क्यों छोड़ सोच रहा है भाई? हाँ। पॉइंट के बारे में क्यों सोच रहे हो भाई? 2 करोड़ बन जाएगा नहीं तो 20 लाख का। अरे भाई मत करो, हमको भी एग्जाम पास करना। हाँ। एग्जाम पास करके डिसमल को मत लो, हाँ। और जहां तक 2 करोड़ है तो उसको आपस में जोड़कर 100 लाख पूरा करो, लेकिन पैसे में मत लीजिए। अब रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी, रिमेनिंग का मतलब जिसको हम रिप्लेस नहीं किए, जिसको रिप्लेस नहीं किए उसको खरीदे हैं इतना में, और उस पर डिप्रिसिएशन हो चुका है 39,85,285, तो उसकी कितनी वैल्यू है वो निकल जाएगी। 6442,142 माइनस 39,85,285, तो रिटेन डाउन वैल्यू 245685। अब रिटेन डाउन वैल्यू ऑफ रिप्लेस्ड और रिप्लेस्ड मशीनरी, जिसको रिप्लेस किया ना, जिसको हाँ जी सर। रिप्लेस कर रहे हैं उसकी उस दिन क्या रिटेन डाउन वैल्यू है जिस दिन कर रहे हैं, तो उसको खरीदे हैं इतने में।
और उसमें डेप्रिसिएशन ऊपर हमने निकाला है, ये देख 20,1471 तो 20,147114, तो उस दिन उसकी रिटेन डाउन वैल्यू 16,7892, देख लीजिएगा कहीं गलत ना हो जाए, इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक ना? हाँ सर। तो ये हो गया रिटेन। तो ये सही हो गया। ठीक है, हमने इतने में खरीदा है। कम नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं छोटा करना सोच रहा था, ये माइनस वाला हो नहीं। चलिए जो भी। नहीं, ठीक है, ठीक। इसको मैं ये भी भेज दूंगा आपको पीडीएफ, तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हो गया जी। उसके बाद करेंट कैरिंग अमाउंट 13 लाख वुड बी डी रिकॉग्नाइज। अच्छा, अब देखिए करेंट जो है उसका वैल्यू कितना है, जिसको बेच रहे हैं, यहाँ पे 1678 है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट पाई, ये गलत है। ये जो माइनस किया है ना, ये गलत है। हाँ सर। तो देखते हैं माइनस करके, गलत है। ये जो है ना, ज्यादा दो लिख दिया हम। हाँ हाँ, इसीलिए वो तब वही बताएंगे। हाँ, ये जो है, पॉइंट टू आएगा। हाँ वो गलत लिख दिया है। हाँ, 20 लाख का 2 करोड़ बन गया। मैं दिखाना चाह रहा था आपको। हाँ, इस पे ये गलत है। 20,14,40, 20,14,40। तो ये हो रहा है 20 लाख। 14,700। हाँ, 134311। तो ये रिटेन डाउन वैल्यू है। अब इसके जगह पे हमने 45 इसको बेच दिया, बेचा तो नहीं, रिप्लेस कर। हाँ तो इसको डी रिकॉग्नाइज करें। इसके जगह पे 45 लाख में एक नई मशीन खरीदा, खरीदा नहीं सॉरी, रिप्लेस। हाँ सर। जिसको रिप्लेस किया उसकी कैरिंग वैल्यू ये है, कहेंगे इसको कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन which is replaced। तो इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, सॉरी डी रिकॉग्नाइज करेंगे। डी रिकॉग्नाइज का मतलब वो बुक से खत्म कर देना।
बुक से हटा देना। हाँ सर। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है बुक्स में रिकॉर्ड करना, है ना। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? जर्नल एंट्री क्या बनेगी बताइए? बनेगा न्यू एसेट्स अकाउंट डेट 45 लाख। 45 लाख। टू ओल्ड एसेट्स 13 लाख, और बाकी पीएल अकाउंट में। रिमेनिंग मशीनरी। ये बात समझ में आई क्या आपको? यस सर। समझ में आ गई? यस सर। हाँ। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया आपका। ठीक है ना जी। यस सर। इसको और घर में बनाइएगा। ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे टोटल कैरिंग वैल्यू। अब ये दूसरा मशीन जो है, जिसको हम रिप्लेस नहीं किए हैं, यस सर। उसका 2456,857 है। 2456 उसका इतना है, और नए वाले का न्यू एसेट जो है, टोटल कैरिंग वैल्यू इतना हो आफ्टर रिप्लेस। जोड़ते हैं इसको। ये देखिएगा, इसमें कुछ 1-2 लाख का हमको लग रहा है गलती है। ठीक है चेक ना। करता हूँ बाद में। हाँ। तो मैं देखता हूँ इसमें कितना हो रहा। 2656, ठीक है। 2656 है ये। हाँ मैंने, सर। ये जो है ना पहला वाला, वो देखिए तो माइनस करने में गलती। एक, ये यहीं पे गलती है भैया, है ना। यस सर। ये इसी में गलती है। 45 लाख गुना 746, 33,579,100, ये तो ठीक है। इसमें इसको माइनस कीजिए, ये गलती लिखा है।
इसके आसपास आएगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखेंगे। ये सही है, ये सही है। तो इसको देखिए, जो हम खरीदे हैं 66 में, इतने का डेप्रिसिएशन हो गया है ना? तो क्या हाँ बच सर। गया उसका कीमत? 3985285, ये 26 हो गया। नई कैरिंग वैल्यू जो है इतना हो, तो ये कैलकुलेशन का बात है, और हाँ कोई सर। दिक्कत नहीं। नहीं, आप बाद में इसको मैं तो चेक कर लेता फिर से। कूलर बंद करना बेटा, वो बेटा, कूलर। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, बाद में मैं जब लिखते वक्त एक बार चेक कर लेता फिर हाँ से। नहीं, जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे हाँ हाँ, तभी तो ये दिमाग समझ में में नहीं है। नहीं आएगा। हाँ, समझ गए। और ये क्लास 11 के लेवल का चीज है, कोई इसमें हाँ हाँ, याद इंडियन तो एयर्स याद। की कोई बात नहीं है। एक समझ मशीन गया। खरीदा। खाली जर्नल एंट्री ठीक से लिखना पड़ेगा हमको। हाँ मैंने, इसमें कोई इंडियन एयर्स या बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्लास 11 का डेप्रिसिएशन चैप्टर का। यस सर। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं, जो हम किताब से आपको समझा सकते हैं। ठीक है ना? तो इलस्ट्रेशन 12 है, उसको देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन 12 देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन, या ऊपर नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं? वो क्या गया? हाँ, नीचे नहीं बढ़ रहा। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक। ये आपको बड़ा सा लग रहा है, लेकिन बहुत हल्का क्वेश्चन है। आप ठीक है इसको सर। समझ। लैंड खरीदा है आपने 10 million, इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट 1 million, 1 million। in order to construct a new factory. Construction work commenced on 1st May। हम लोग देखिए चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कि भाई जब कोई एसेट्स को खरीदा जाता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसको किस कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज कर इनिशियली, और सब्सक्वेंटली फिर किस कॉस्ट पे दिखाया। हाँ सर। पहला तो ये है कि व्हेन एवर recognize the assets, at what cost should be recognized, and after first recognition what will be the subsequent measure। उसके बाद फिर कब दिखाएंगे? तभी बाद वाला तो बताया नहीं। अभी तो सिर्फ पहले जब हम खरीदते हैं तो उसकी क्या क्या कॉस्ट उसमें इंक्लूड होता है, उसी के बारे में बात। हाँ सर। कंस्ट्रक्शन वर्क कमेंस्ड ऑन फर्स्ट, अब मैं इसका भी इंपॉर्टेंस है बताएंगे। उसके बाद कहता है कि ये कॉस्ट हुआ। तो 10 million में तो हमने जमीन ही खरीदा, और 1 million जो है उसमें लीगल कॉस्ट,
Legal cost is also the cost Yes, sir. which relates to assets. तो वो भी कॉस्ट सही है, गलत नहीं। 10 मिलियन तो पहले लैंड का कॉस्ट इंक्लूडिंग लीगल कॉस्ट। प्रिपरेशन एंड अब उस पे कंस्ट्रक्शन करना है बिल्डिंग का, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। हाँ सर। तो उसके लिए प्रिपरेशन एंड लेवलिंग ऑफ द लैंड होगा। लैंड को प्रिपेयर किया जाएगा। कोई पेड़ पौधे हैं उसको काटा जाएगा, कहीं गड्ढा है उसको भरा जाएगा, उसको समतल किया जाएगा, तभी तो उस पे बिल्डिंग बन सकती है। दैट कॉस्ट इज ऑल्सो नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू बिल्डिंग, सो इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। तो ये कॉस्ट भी जो है पीपीई का हिस्सा हो। यस सर। परचेज ऑफ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन वो तो लिखा हुआ ही है, इसमें क्या दिक्कत। तो बिल्डिंग किस कॉस्ट पे हम खड़ी करेंगे, बिल्डिंग को किस कॉस्ट पे हम लिखेंगे, तो बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड सारा खर्चा, लैंड का भी खर्चा उसमें है। हाँ सर। तो ये भी शामिल हो। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ये भी शामिल हो। ओवरहेड कॉस्ट इनकर डायरेक्टली टू दी, डायरेक्टली है तो ठीक है, 1,000 रुपया पर। तो 1 मई को स्टार्ट हो रहा है और नीचे लिखा है फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड ऑन 30 नवंबर। तो मई से लेकर के नवंबर तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 7 महीने आए। तो 1,000 रुपये पर महीना गुना 7, 7 लाख रुपया ये भी जुटेगा। और एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट वर्कर का 2 लाख रुपया पर मंथ है, इंटू 7, क्योंकि 1 मई को स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है कंस्ट्रक्शन 30 नवंबर, जो कि 7 में है। तो 2 लाख गुना 7, 14 लाख। इसको देखते हैं कि ये 14 लाख और 7 लाख है कि नहीं। तो ये देखिए 14 लाख और 7 लाख है, ऊपर का 3 जीरो ऊपर में ही लिख दिया आई। उसके बाद कह रहा है ऑन गोइंग ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट यूजिंग द कंपनीज नॉर्मल ओवरहेड एलोकेशन मॉडल। ये ओवरहेड कॉस्ट का एलोकेशन क्या है, क्या ये आएगा क्या, एलोकेशन समझते हैं क्या? यस सर, यस सर। क्या डेडिकेटिंग मनी फॉर दैट स्पेसिफिक है? थिंग। डेडिकेटिंग स्पेसिफिक मनी फॉर समथिंग। देखिए ओवरहेड लिखा है, ओवरहेड का मतलब हुआ या डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, इनडायरेक्ट। हाँ सर। तो डायरेक्ट कॉस्ट तो आता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं आता, क्योंकि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं। एलोकेशन कर रहे हैं, इस पर खर्चा नहीं हो रहा है, खर्चे का एलोकेशन। समझ रहे हो ना बात को? यस सर, समझ तो गया। एलोकेशन है एक्चुअल, इस पे खर्चा नहीं हुआ, बाकी कोई खर्चा है जो सब पे बटा है और इस पे भी बटा है। मान लेते हैं दो बंदा एक कमरे में रहता है, एक बंदा जो है जॉब करता है और एक बंदा जो है पढ़ाई करता है। हाँ सर। जॉब करने वाला सुबह चला जाता है, रात में आता है। पढ़ाई करने वाला जो है 24 घंटा रहता है। लेकिन बिजली का खर्चा हाफ हाफ एलोकेट हो रहा है, हाँ सर। लेकिन एक्चुअल में हाफ तो यूज नहीं। तो उसी तरह से ये खर्चे का एलोकेशन है, इस पे खर्चा नहीं, खर्चा किसी दूसरा खर्चा है जो कि इनडायरेक्ट। ओवरहेड का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे डायरेक्ट है। इनकम रिसीव ड्यूरिंग द टेम्पोररी यूज ऑफ द फैक्ट्री प्रीमाइसेस जैसे कार पार्किंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। अब कार पार्क, अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कार पार्किंग दे दिया हमने, कार पार्किंग के लिए उससे भी कुछ पैसे आ गए।
तो क्या यह कॉस्ट को कम करेगा क्या ये? आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करने में 7 महीने लग गए, हाँ सर। आपकी बिल्डिंग खाली थी, वो तो ऐसे पड़ी हुई थी, आपने उसको किराए पे दे दिया। जब तक बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए आपने किराए पे दे दिया, जब कंप्लीट हो जाएगा तभी वो अपने काम में आए। यस दिस सर। इज द इनकम, दिस इज द इनकम। क्या यह इनकम बिल्डिंग के कॉस्ट को कम करेगा क्या? नो सर। नो, दैट इज क्योंकि डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट। हाँ, बिकॉज इट इज इनकम नॉट और रेवेन्यू अलग अलग। है। इनकम अलग, एक्सपेंस हाँ अलग हाँ, अलग वो है। उसका इनकम का इससे कोई लिंक तो नहीं है, हाँ। और वह इनकम करना जरूरी नहीं है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन पे, उसका इससे कोई लिंक नहीं है, इसलिए वह इनकम माइनस नहीं। यस और सर। दूसरे ही क्षण दिया है, बस और तो कुछ नहीं है। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग एम्प्लॉय टू वर्क एट द न्यू फैक्ट्री, नए नए फैक्ट्री पे ले गए तो एम्प्लॉय का जाने का खर्चा है, क्या ये खर्चा आएगा बिल्डिंग के कॉस्ट? एम्प्लॉय को एक जगह से उठा के दूसरे जगह ले गए, तो क्या यह हाँ। कॉस्ट बिल्डिंग बनाने का कॉस्ट है क्या? नहीं नहीं। नहीं है तो नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग सिरोमनी किया आपने, कोई प्रोग्राम किया, ओपनिंग किया नहीं आपने, उद्घाटन किया अपने बिल्डिंग का, नहीं, उसका पर्सनल हो गया वो तो। हाँ तो ये भी नहीं आएगा, पीपीई का कॉस्ट नहीं। आगे बढ़ते, फैक्ट्री कंप्लीट हो गया 30 नवंबर, विच इज कंसिडर्ड ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम एज पर इंडियन 23। इसके बाद इंडियन 23 ही पर आएंगे, बताएंगे। एक क्लास या दो क्लास और लेंगे इस पे, आज मैं हाँ समझता हूँ तीसरा क्लास है आप, ठीक है सर। जहां तक मुझे याद आ, तो एक दो क्लास में इसको सर खत्म करके इंडिया 23 भी आपके सिलेबस में वो ये कहता है, इंडिया 23 इंडियन एस, कि यदि किसी पीपीई का सब्सटेंशियल पीरियड टाइम लग जाता है बनने में, कंप्लीट होने में, हाँ सर। उस पीरियड में जो आप इंटरेस्ट देते हैं वह पीपीई का कॉस्ट मान। यस सर। आपने कर्ज ले लिया और बिल्डिंग बनने में सब्सटेंशियल पीरियड लग। सब्सटेंशियल पीरियड क्या होता है यह इंडियन एस नहीं बोलता है, हाँ सर। जनरली इसको 1 साल माना जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 साल नहीं है, 7 महीना ही। अब लिखा है क्वेश्चन में तो हम उसको सब्सटेंशियल पीरियड ही मानेंगे, लिखा ही क्वेश्चन। तो इस 7 मंथ में जो भी आपने इंटरेस्ट दिया, अगर लोन लिया है, तो दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दैट इज द कॉस्ट विच इज एडेड टू पीपीई। तो वो तो बाद में देखेंगे क्या लोन लिया। हाँ सर। ओवरऑल यूजफुल लाइफ 40 साल है। However, it is estimated that ये नए से बुक में प्रिंट मिस्टेक है, नीड टू बी रिप्लेस्ड 20 years आफ्टर द डेट ऑफ, कोई पार्ट जो है 40 साल लाइफ है लेकिन 20 साल बाद किसी एक पार्ट को बदलने की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द रूफ एट द करेंट प्राइस, और उसको जो चेंज करेंगे उसका अभी के कॉस्ट का 30% लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल कॉस्ट आएगी उसका 70% डिवाइड बाय 40 साल करेंगे, वो 1 साल का डिप्रेशन, और टोटल पीपीई कॉस्ट का 30% जो होगा वो 20 साल में ही डिप्रिशिएट होगा।
इसका बेनिफिट, हाँ इसका सर। कहने का मतलब जो 40 साल चलेगा उसको 40 साल में डिप्रिशिएट करेंगे, जो रिप्लेस करेंगे वो 20 साल में ही रिप्लेस हो जाएगा, इसलिए उसका डिप्रिसिएशन डिवाइड बाय 20 करेंगे। 40 साल के अंत में सन हैज ए लीगली इन्फोर्सेबल ऑब्लिगेशन टू डिमोलिश द फैक्ट्री एंड रिस्टोर द साइट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। 40 साल बाद सन लिमिटेड की ये लाइबिलिटी है कि वह फैक्ट्री को डिमोलिश करे। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पीपी की कॉस्ट में डिमोलिशन कॉस्ट नहीं जुड़ता है, लेकिन इंडियन एस कहता है कि तुम्हारी कोई लाइबिलिटी है जो 40 साल बाद आएगी, कहता है दैट इज ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ पीपीई। 40 साल बाद जो कॉस्ट आएगी तो बात वो जो आएगी, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू अभी लिखना है, और वो अभी पीपीई का हिस्सा है, इसको भी करेंगे। हाँ सर। डायरेक्टर एस्टिमेट दैट द कॉस्ट ऑफ डिमोलिशन इन 40 years टाइम बेस्ड ऑन प्राइस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम विल बी 20 million। कहता 20, ये 40 साल बाद जो हम खर्चा करेंगे वो 20 मिलियन हो, तो उसकी आज के डेट में जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वह आज के डेट में जुटे, तो इसको ऐसे करेंगे। ये देखिए 20 20 मिलियन और 8% इंटरेस्ट रेट है, मतलब तो बेटा 40 साल बाद 20 मिलियन खर्चा होगा, तो 40 साल बाद होगा ना। यस आज सर। के डेट में उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू है, तो उसके लिए दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपये का। जो 40 साल बाद 1 रुपया खर्च होगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू 4 पैसा दिया होगा। जो 20 मिलियन का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा वो जुटेगा, सभी कॉस्ट नहीं जुटेंगे, सिर्फ वही जुटेगा। तो 20 मिलियन इंटू 046, ये अब 92 क्या, तो ये जो है ना 9292 0.92 मिलियन। मिलियन का मतलब 10 लाख होता है हाँ ना, सर। तो इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9,20,000। तो यह भी आज के डेट में जो है 9,20,000, ये देखिए आपको मिलेगा। ये देखिए 9,02,000 मिलेगा। ये आगे पीछे हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत। हाँ, ये देख, ये 9,20,000, 30 ऊपर में है इसलिए वो 9,20,000। अच्छा, एक चीज हम लोग छोड़ रहे हैं, वो भी शायद मैंने पढ़ा ही नहीं, इसलिए आया नहीं, आगे देखते हैं। ये पैटर्न लगता है खराब, ठीक है जी। क्या दिक्कत, माउस यूज करना पड़ेगा।
तेरी ओ, बड़ी बुरा लग रहा है। हाँ ठीक। तो construction of the factory was partly financed by a loan 7.5 million taken out on 1st अप्रैल 2008। अब देखिए, आपने लोन तो ले लिया है 1 अप्रैल से, तो ब्याज भी तो यस उसी सर। दिन से देंगे ना। लेकिन आपने फैक्ट्री स्टार्ट किया है 1 मई को, तो 1 महीने का ब्याज कहाँ लिखेंगे? क्या पीपीई में लिखेंगे या पीएल में लिखेंगे अप्रैल महीने का ब्याज? क्योंकि मई से लेकर नवंबर तक बिल्डिंग बना है, तो मई से लेकर नवंबर तक के जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वह तो बिल्डिंग की कॉस्ट में जुटेगी, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड सब्सटेंशियल पे। सो इफ देर इज ए qualifying asset is that asset which is not ready to use or for sale. It takes substantial period to complete. In the question it यस is सर। given that which is considered a substantial period of time as per Indian AS 23. So because 7 months is substantial period, so during that period, whatever the interest is paid, that is added to the cost of building. लेकिन वो तो 1 मई से होगा। अप्रैल वाला जो कॉस्ट है महीने का, वो आप पीएल अकाउंट, क्योंकि आपने लोन तो ले लिया, कंस्ट्रक्शन शुरू यस नहीं सर। हुआ। अब हाँ। कंस्ट्रक्शन ही शुरू नहीं हुआ, उस पीरियड का कॉस्ट को हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नहीं जोड़ेंगे, ठीक है वो सर। पीएल अकाउंट में। हाँ। ठीक है, तो वो यही है। अब इसको हम जरा निकाल लें कि आखिर इंटरेस्ट का कितना हिस्सा जुटेगा। तो 7.5 मिलियन और इंटरेस्ट का रेट 6% दिया है, इंटू 7/12, तो 0.6125 आ। तो ये देखिए 6125 आपको दिख रहा है ना इंटरेस्ट का कॉस्ट। यस सर। वो कैसे है? 7.5 इंटू 6% इंटू 7/2। 7 कहाँ से? अप्रैल मई 1 से लेकर नवंबर तक। अप्रैल का जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो पीएल अकाउंट, बिकॉज कंस्ट्रक्शन वाज नॉट कंप्लीटेड इन अप्रैल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम मई 1। तो मई 1 से लेकर के 30 नवंबर तक का जो 30 नवंबर को कंप्लीट हो गया। और मान ले हैं कि अभी उसने लोन वापस नहीं किया मार्च तक, तो दिसंबर से लेकर के मार्च तक का जो इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस है वो कहाँ लिखेंगे आप? P&L में। पीएल में लिखेंगे। हाँ, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाँ द सर। प्रॉपर्टी interest will not be added, because यस सर। that amount is not used to construct the building. If the building is totally constructed or completed, after that, if you are not paying, if you have यस not सर। repaid the loan and interest is being continued to pay, it means it is not the cost of property, plant and equipment, and it is the expenses which is transferred to PL. मैं समझ रहा हूँ आपको बात समझ में आ गई? हाँ सर, मैं समझ गया। ठीक है, तो हाँ, ये हो गया बस, और तो कुछ है ही नहीं, और तो कुछ है ही नहीं। तो इसको देखिए, सब यस कॉस्ट सर। को जोड़ लीजिए। अच्छा, एक चीज मैंने भूल गया मैं, इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्पोररी, ये तो आया नहीं क्वेश्चन में, कहीं पे लिखा हो हाँ। ये इनकम रिसीव ड्यूरिंग टेम्पोररी यूज। हाँ, अब मान लेते हैं कि आपने 17.5 मिलियन लोन लिया। अब आपको पैसे की भी तुरंत जरूरत नहीं है उतनी, तो आपने उसको एफडी कर दिया। हाँ सर। भाई, मान लेते हैं 17.5 मिलियन, सारे पैसे का पहले ही दिन जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हाँ हाँ। खर्च तो धीरे धीरे होगा। फ्यूचर डेट पे। तो फॉर द टेम्पोररी पर्पज
हमने सोचा कि इसको एफडी कर दें, कुछ पैसे आ जाए। तो दिस इज द हाँ सर। डायरेक्ट इनकम, उस लोन से डायरेक्ट इनकम हो रहा है। तो अगर इंटरेस्ट खर्चा है तो उस फंड को अगर हमने कुछ इनकम कर लिया तो वह इनकम माइनस, डायरेक्टली उस लोन से रिलेटेड। लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं अगर वह एक्सपेंसेस है बिल्डिंग को बनाने का, तो उस पैसे को अगर हमने टेम्पोररी इन्वेस्ट किया है तो वह इनकम भी है। लेकिन वो कार पार्किंग वाला नहीं है इनकम, हाँ सर। क्योंकि वह उससे कार पार्किंग पर देना जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे पैसा यस। आइडल है, अभी तो यूज नहीं है, हमने बैंक में एफडी कर दिया तो वह डायरेक्ट इसी से रिलेटेड है, इसलिए वह इनकम माइनस, खर्चे में माइनस हो। तो ये है खर्चे में माइनस। बाकी अब यहाँ पे क्या किया है, 612 दशमलव, ये देखो 19.9 जो, इसमें 10 मिलियन जो है वो लैंड का कॉस्ट है, इसलिए लैंड के कॉस्ट को माइनस कर। नहीं समझे क्या? समझ गया सर। ये जो 19.9 है ना, इसमें माइनस कर दिया 10 लाख, 10 मिलियन। हाँ सर। इसमें माइनस कर दिया 10 मिलियन, 10,000 हो, बचेगा 9912.5। टोटल एक्सपेंसेस जितना है, लैंड का भी है, देखिए ऊपर लिखा हो। तो लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं होता ना, हाँ सर। तो इसलिए डेप्रिसिएबल जो अमाउंट है वो तो सिर्फ इतना है। इसका 30% करेंगे, इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन। और जो इसी को 70% करेंगे उसको 40 से डिवाइड करेंगे। रीजन कि 30% कॉस्ट जो अभी भी हुआ है उसको 20 साल बाद ही रिप्लेस करना है। इसलिए उस 30% जो एक्सपेंसेस है उसको तो 20 साल में ही दिखाना है ना जी, यस सर। इसलिए उसको 20 साल में माइनस, 20 साल में ही डिप्रिसिएशन करेंगे। क्या बात है, क्या। तो ये इसी को दिखाया है सब। तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कुछ है ही नहीं। ये देखिए, उसका 30% को 20 साल में दिखाएंगे। अब 4 महीना क्यों लिया गया है पता है? क्योंकि नवंबर को कंप्लीट हो गया, हाँ। तो डेप्रिसिएशन जो है दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने। क्योंकि डेप्रिसिएशन तो बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद ही लगेगा ना, यस सर। क्योंकि डेप्री कंप्लीट होने के बाद ही तो उसको यूज करेंगे। ठीक है ना जी? यस सर। तो आज दो क्वेश्चन बताया, बाकी हाँ आप सर। एक्सरसाइज का सवाल बनाइए। आज क्लास खत्म करते हैं, ठीक है सर। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हाँ। जो ये फिनेंशियल रिपोर्टिंग है ना, हाँ हाँ। वेरी इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, यस सर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इसको जरा दिल से पढ़िए, हाँ ये जी वाली सर। हाँ। बुक खरीद लीजिए और थोड़ा पढ़ाई हाँ पे हाँ। ध्यान दीजिए। बिजनेस तो जिंदगी भर है। हाँ अभी वो ठीक हो है। गया ना, अभी नहीं जा रहा। हाँ हाँ, पढ़िए अभी नहीं हम जा रहा पढ़िए। हूँ सर। हाँ क्या बोल रहे हैं? अभी दुकान नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, दुकान नहीं जा रहे, तो घर में बैठ के पढ़िए ना। हाँ हाँ सर। कब पढ़ेंगे आप बताइए, नेक्स्ट क्लास कब होगी? अभी तो चालू कर, पूरा दिन घर में ही रहता हूँ। हाँ तो कल आप पढ़ लीजिए दोपहर में। हाँ सर। हाँ सर। कल मैं आपको कॉल करूंगा 1-2 बजे के आसपास, ठीक है सर, या ओके। शाम में, जैसा भी हो। ठीक है। आप हाँ। हाँ, मैं आई विल टेल यू द ठीक एग्जैक्ट। है सर, ओके। इट विल बी पॉसिबल ओनली आफ्टर 1 PM, नॉट ओके सर, बिफोर ओके। दैट। डन। डन डन सर, डन। हाँ, कल इसको कर। ठीक है, बाय, गुड नाइट। ओके। हाँ बाय सर, गुड।